एक नाम है जो आज भी भारत के आदिवासी समुदायों के लिए सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये एक आस्था है। नाम है बिरसा मुंडा। और हाँ, इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर 19वीं सदी के एक नौजवान आदिवासी नेता को आज भी, इतने सालों बाद भी, लोग धरती आबा यानी पृथ्वी के पिता और भगवान के रूप में क्यों पूजते हैं? ऐसा क्या था उनमें? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी कहानी आज भी उतनी ही, कह सकते हैं, रेलेवेंट है जितनी उस जमाने में थी। तो शुरुआत कहां से करें? चलिए इस कहानी को आज के समय से जोड़कर शुरू करते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा की विरासत, उनकी लेगेसी आज भी नेशनल लेवल पर मनाई जाती है। देखिए, साल 2021 में भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर घोषित किया। और ये दिन सिर्फ बिरसा मुंडा के लिए नहीं है, बल्कि ये भारत के सभी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनके योगदान को सलाम करता है। तो ये तो हुई आज की बात। अब चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जिसने बिरसा मुंडा को एक आम लड़के से एक क्रांतिकारी बना दिया। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के आखिरी सालों की। उस समय क्या हो रहा था? ब्रिटिश शासन की जो नीतियां थीं, वो आदिवासी समुदायों की पूरी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को, आप कह सकते हैं, तहस नहस कर रही थीं। उनके जल, जंगल, जमीन, जो सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि उनकी पहचान थे, वो सब उनसे छीने जा रहे थे। इसे समझने के लिए एक बहुत जरूरी फर्क को जानना होगा। देखिए, आदिवासियों की एक पारंपरिक जमीनी व्यवस्था थी जिसे कहते थे खुंटकट्टी। इसमें क्या होता था कि जमीन किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की होती थी। सब मिलके काम करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसे बदलकर जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया। अब जमीन किसी एक जमींदार की हो गई और वही आदिवासी जो कल तक मालिक थे, अब अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए। तो मतलब इस बड़े विद्रोह का कोई एक कारण नहीं था, कई सारी चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तो ये खूनकट्टी सिस्टम टूट गया, ऊपर से बेड बिगारी नाम की जबरदस्त मजदूरी थोप दी गई, जंगलों पर जो उनके अधिकार थे वो छीन लिए गए, और फिर दीकू मतलब बाहरी लोग जैसे साहूकार और ठेकेदार, उनका शोषण तो था ही। तो इन सब ने मिलकर, आप समझ लीजिए, एक विस्फोटक माहौल तैयार कर दिया था। और इसी अन्याय और शोषण के माहौल में एक नौजवान आवाज उठती है, एक ऐसी आवाज जिसने अपने लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें एक उम्मीद दी। बिरसा का जो सफर था वो वाकई में कमाल का था। शुरुआत में वो मिशन स्कूल में पढ़ते थे, पर जब वहां एक टीचर ने उनके मुंडा समुदाय का अपमान किया तो उन्होंने विरोध में स्कूल ही छोड़ दिया। बात यहीं नहीं रुकी, उन्होंने बिरसायत नाम से एक नया पंथ ही शुरू कर दिया जो एक भगवान में विश्वास और आदिवासी मूल्यों की बात करता था। और धीरे धीरे लोग उनकी बातों से, उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें एक चमत्कारी हीलर और नेता मानने लगे। और यहीं से उन्हें नाम मिला धरती आबा। और यहीं से उनके आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य भी साफ हो जाता है। उनका एक नारा था जो आज भी गूंजता है, अबुआ दिशुम अबुआ राज, मतलब हमारा देश हमारा राज। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये ब्रिटिश और बाहरी दिकुओं के शासन को खत्म करके मुंडा राज लाने का एक खुला ऐलान था। तो अब बात करते हैं उनके संघर्ष के सबसे अहम पड़ाव की, उलगुलान की। बिरसा के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ उसे नाम दिया गया उलगुलान। इसका मतलब होता है महान विद्रोह या द ग्रेट ट्यूमल्ट। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये एक सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल, तीनों स्तरों पर आज़ादी की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। और ये विद्रोह बहुत तेजी से फैला। दिसंबर 1899 में क्रिसमस के ठीक पहले बिरसा और उनके साथियों ने मिशनरियों और सरकारी ठिकानों पर एक साथ हमले शुरू कर दिए। जनवरी 1900 में डोम्बाड़ी पहाड़ी पर एक बहुत बड़ी और भयंकर लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में फरवरी 1900 में उन्हें चक्रधरपुर के जंगलों से पकड़ लिया गया। आप अंदाजा लगाइए कि वो अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके थे। उस जमाने में उन पर 500 रुपए का इनाम रखा गया था। आज सुनने में ये रकम शायद कम लगे, पर तब के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा पकड़ लिए गए और उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं चली, लेकिन उनकी कहानी, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। सिर्फ 25 साल की उम्र में 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई।
अंग्रेजों ने कहा कि मौत हैजे से हुई, पर ज्यादातर लोग यही मानते हैं और शक भी यही है कि उन्हें धीमा जहर देकर मारा गया था। अंग्रेजों को लगा होगा कि बिरसा के जाने से सब खत्म हो जाएगा, पर वो गलत थे। असल में उनकी मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उनके उलगुलान का दबाव इतना जबरदस्त था कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम नाम का एक कानून पास करना पड़ा। ये एक लैंडमार्क कानून था। इसने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगा दी और उनके खुंडकट्टी अधिकारों को भी फिर से मान्यता दी। सही मायनों में ये बिरसा के संघर्ष की सबसे बड़ी जीत थी। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बिरसा मुंडा का उलगुलान कोई अकेली लड़ाई नहीं थी। संथाल, कोल, भील ऐसे कई आदिवासी समुदायों ने पूरे भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किए थे। बस फर्क इतना है कि उनकी कहानियां अक्सर हम तक पहुंच नहीं पाती। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, बिरसा मुंडा ने जिस जल, जंगल, जमीन के हक के लिए अपनी जान दी, क्या वो लड़ाई आज खत्म हो चुकी है? या फिर आज के समय में जब हम इंडिजिनस राइट्स और एनवायरमेंटल जस्टिस की बात करते हैं तो उनकी ये लड़ाई और भी ज़्यादा प्रासंगिक और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है?